जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी जरूर कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम था। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वो एक्ट था जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियंत्रित और नियमित करने का कार्य किया गया था। इसी के द्वारा ही ब्रिटिश कंपनी के जो कार्य थे उनको प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता भी मिली थी और साथ ही साथ केंद्रीय प्रशासन की नींव भी इसी एक्ट के द्वारा रखी गई थी। 1773 के एक्ट के द्वारा ही भारत में 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसमें 4 जजेस बनाए गए। 4 में से एक तो थे चीफ जस्टिस और एक हुआ करते थे, और जो 3 थे वो थे अन्य जस्टिस। जो मेन जस्टिस थे यानी कि चीफ जस्टिस थे उनका नाम था लॉर्ड एलिजा इम्पे। आपसे ये तीनों भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, लेकिन आपसे मेन जज ज्यादा पूछे जाते हैं जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे उस टाइम पर, एलिजा इम्पे। जबकि 3 और जो अन्य थे उसमें चैम्बर्स, लेमेंस्टर्स और हाइड, ये 3 हुआ करते थे। इसी के साथ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही गवर्नर जनरल का जो बंगाल में जो पद हुआ करता था गवर्नर का, इस गवर्नर को पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि जो गवर्नर का पद था अब उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और ऐसे जो पहले गवर्नर जनरल बने थे उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था इसी एक्ट के द्वारा। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही कंपनी के जो कर्मचारी थे वो भारतीयों से रिश्वत लिया करते थे और उनसे निजी उपहार भी लिया करते थे, उसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया था इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। फिर इसके बाद 1781 में आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसकी कमियों और खामियों को दूर करने के लिए ही 1781 का एक्ट लाया गया था, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। फिर 1784 में आया था पीट्स इंडिया एक्ट। नंबर 2, किस वर्ष कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया था। ये चीन नहीं, ये छीन है यहाँ पर। देखिए ये बात है 1813 की। 1813 में क्या किया गया, कंपनी, देखिए जब कंपनी भारत आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो व्यापार करने का एक अधिकार लेके आई थी। यानी कि कोई भी ब्रिटिश की कंपनी वो वहाँ भारत में जो व्यापार करेंगी या पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार करेगी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। लेकिन 1813 में क्या किया गया, जो कंपनी का एक अधिकार बना हुआ था उसको छीन लिया गया। केवल यहाँ पर चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ जो चाय का व्यापार था, अब यहाँ पर इन दोनों के लिए ही कंपनी को छूट दी गई कि अब इनका एक अधिकार जो है बस एक तो चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा, बाकी इससे सभी एकाधिकार छीन लिए गए और इसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन 20 वर्षों के बाद जब 1833 का एक्ट आया, इसके द्वारा कंपनी से व्यापार करने के सारे एकाधिकारों को छीन लिया गया। और फिर इसके बाद कंपनी का एक अधिकार तो खत्म हो चुका था। अब कंपनी का जो यहाँ पर कार्य था वो केवल ये था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर शासन करती थी। तो यहाँ पर 1833 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। देखिए जब 1784 का एक्ट आया था, जिसको हमने पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना, तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया था, यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे इनका काम होता था राजनीतिक मामलों को देखना और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम था व्यापारिक मामलों को देखना। तो यहाँ पर जब 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बने थे, इसके बाद इनको समाप्त कर दिया गया था 1858 के एक्ट के द्वारा। 1858 का जो एक्ट था इसको हम ताज का शासन के नाम से भी जानते हैं, ताज का शासन के नाम से भी जानते हैं और इसी को रूल ऑफ क्राउन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से कंपनी का शासन पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और जो सारा सीधा शासन था वो वहाँ की जो महारानी थी ब्रिटेन की, ब्रिटिश महारानी के हाथों में सौंप दिया गया। अब वो शासन जो था वहीं से चलाया जाना शुरू कर दिया गया। 1853 का वर्ष वो वर्ष था जब प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई थी। जो आज आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स देते हैं, इसकी शुरुआत 1853 में ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1909 के भारत परिषद अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? देखिए 1909 का भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से जाना जाता है। मार्ले भारत में ये सचिव हुआ करते थे और मिंटो वायसराय हुआ करते थे। देखिए जब 1919 का भारत परिषद अधिनियम आया तो इसके द्वारा यहाँ पर संप्रदाय के आधार पर वोटिंग की बात की गई, यानी कि जो मुस्लिम नेता चुना जाएगा वो मुस्लिम लोगों के द्वारा ही चुना जाएगा, ऐसी अलग अलग संप्रदाय के लिए किया गया। इसलिए यहाँ पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया एक तरह से। और यहाँ पर सांप्रदायिक निर्वाचन का जो जनक कहा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो मिंटो को कहा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। इसी के साथ जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है ये 1919 में आया था। 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम था इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट हमने अभी देखा था 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किस वर्ष की गई थी? देखिए केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 में की गई थी। इसी के द्वारा ही भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और भारत में एक एक्ट आया था 1934 का, एक आरबीआई एक्ट आया था और इस आरबीआई एक्ट के द्वारा भारत में आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो 1 अप्रैल 1935 को भारत में आरबीआई की स्थापना की गई थी। किस एक्ट के आधार पर? तो 1934 के आरबीआई एक्ट के आधार पर की गई थी। और इसी में जब केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई तो यहाँ पर केंद्र और जो राज्य था इन दोनों के विषयों का भी बंटवारा यहाँ पर किया गया। और यहाँ पर 3 लिस्ट बनाई गई जिसमें एक थी सेंट्रल लिस्ट, एक थी स्टेट लिस्ट और एक थी कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट वाले जो विषय थे उन पर कानून बनाने का काम सेंटर का था। स्टेट वाले जो थे इन पर कानून बनाने का काम स्टेट यानी कि प्रांतों का था। और कंकरेंट लिस्ट पर दोनों ही कानून बना सकते थे। तो ये सारी व्यवस्थाएं केंद्रीय जो द्वैध शासन व्यवस्था जब स्टार्ट हुई थी यानी कि 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम आया था उसके द्वारा शुरू की गई थी, 1935 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार कितने सदस्यों के लिए सीटों पर चुनाव हुआ? देखिए कैबिनेट मिशन जब बना 1946 में, इसी के आधार पर भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना यानी कि जो संविधान सभा थी वो बनाई गई 1946 में। और इसी के आधार पर यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जब बताया गया 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया कि 10 लाख की जो जनसंख्या है उसके लिए एक सीट रिजर्व होगी। तो इस तरह से टोटल जो सीटें थी वो 389 निकल के आई। लेकिन जो चुनाव हुआ था वो 296 सीटों के लिए हुआ था, जिनमें से 4 सीटें जो हुआ करती थी वो ब्रिटिश कमिश्नरी की हुआ करती थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? देखिए जब संविधान सभा बन गई और संविधान सभा बनने के बाद जब संविधान सभा बन गई तो उसकी बैठकों का दौर शुरू हुआ। और इसमें सबसे पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर को 1946 में, यानी कि 9 दिसंबर 1946 में जब पहली बैठक होती है तो यहाँ पर उपस्थित सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन इसके ही 2 दिन बाद जब नेक्स्ट सेशन होता है, नेक्स्ट बैठक होती है 11 दिसंबर को, तो 11 दिसंबर 1946 में जब दूसरी बैठक हुई तो यहाँ पर संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तब तक जब तक भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तब तक ये भारत में संविधान सभा के अध्यक्ष बने रहे। और इसी के साथ साथ इनको फिर राष्ट्रीय जब संविधान बनकर तैयार हो गया उसके बाद इन्हीं को ही देश का पहला राष्ट्रपति भी नॉमिनेट कर दिया गया। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो क्या थे, स्थायी अध्यक्ष बने थे। और सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी केवल 2 डेज के लिए। देखिए पूरी संविधान सभा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो डॉक्टर BR अंबेडकर जब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे इसके बाद संविधान सभा के अंदर, इनके बाद जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे वो थे BN राव। इसलिए BN राव को संविधान का संवैधानिक सलाहकार या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो बनाया गया था वो BN राव को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत को सेना की कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था? तो देखिए यहाँ पर टोटल जब भारत आज़ाद हुआ
तो भारत की आज़ादी के साथ साथ एक तो भारत आज़ाद हुआ, ये खुशी थी, लेकिन हमने आज़ादी के साथ साथ ही हमने देखा कि भारत को विभाजन भी झेलना पड़ा, जिसमें पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। फिर बात आती है रियासतों की, तो जिनमें 552 के करीब रियासतें थी। अब इन रियासतों से ये कहा गया जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद कि अगर ये रियासत चाहे तो भारत के साथ रह सकती हैं और चाहे तो पाकिस्तान के साथ रह सकती हैं, और अगर ये चाहे तो खुद भी इंडिपेंडेंट रह सकती हैं। तो इनमें से बहुत सारी रियासतें थी जो भारत के साथ मिल गई, और बहुत सारी ऐसी भी होंगी जो पाकिस्तान में मिली। लेकिन फिर जो 3 रियासतें थी वो ऐसी थी जो केवल ना तो वो पाकिस्तान में मिली और ना ही वो हिंदुस्तान में मिली। तो पाकिस्तान और इंडिया किसी में से भी इनमें से नहीं मिलने वाली तीनों रियासतें थी, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। फिर क्या हुआ यहाँ पर, जम्मू कश्मीर में जब अटैक होता है पाकिस्तान की तरफ से, तो यहाँ के राजा आते हैं भारत के पास हेल्प के लिए, और ये फिर भारत के साथ शामिल हो जाते हैं, और एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर होता है जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर का विलय कर लिया जाता है भारत में। तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के आधार पर भारत का हिस्सा बना लिया गया। फिर इसके बाद जूनागढ़ में कराया जाता है जनमत संग्रह, यानी कि एक मेमोरेंडम कराया जाता है, और वहाँ की जो जनता होती है उनसे पूछा जाता है कि आप किसके साथ रहना चाहते हो। तो जनता जो है ज़्यादातर वो सभी कहते हैं कि हमें भारत के साथ रहना है। तो यहाँ पर जनमत के आधार पर जूनागढ़ को भी भारत में मिला लिया गया। लेकिन अब बचती है एक, जिसका नाम था हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत को ही सेना की कार्यवाही के द्वारा भारत के अंदर शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संचालन समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया। देखिए, जब संविधान सभा बनी तो उसकी कुछ समितियां भी बनी और उनके अध्यक्ष भी बनाए गए, जिनमें सबसे पहले यहाँ पर हमसे पूछा है संचालन समिति का अध्यक्ष, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिनको संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, और साथ ही साथ ये तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर हुआ करते थे। उन 7 मेंबर में जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जबकि 6 अदर सदस्य भी हुआ करते थे इसी के अंदर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करें तो इन्हें ही जितनी भी रियासतों का एकीकरण हमने देखा, उनको भारत में मिलाने का जो सबसे ज्यादा काम किया था, या भारत को एक करने में, भारत की एकता मतलब भारत के अंदर एकता लाने के लिए भारत के लोगों में, या भारत को एकजुट करने में जो सबसे ज्यादा योगदान रहा था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ही था। इसलिए इनको भारत में एकीकरण का जनक भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विभाजन की योजना के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए, भारत के विभाजन की योजना ये आई थी 3 जून को। कब आई थी? 3 जून 1947 को आई थी भारत के विभाजन की योजना, जिसे कहा जाता है लॉर्ड माउंटबेटन योजना। और इसी योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग अधिराज्य बना दिए गए, और इसके द्वारा भारत और पाकिस्तान दोनों को अलग अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान बनाने में लगभग कुल कितना खर्चा आया था। देखिए, भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान को बनाने में कुल 11 बैठकें की गई, यानी कि टोटल जो सेशन हुए थे वो कितने सेशन हुए थे? टोटल 11 सेशन हुए थे। कुल जो खर्च आया था इसे बनाने में लगभग 63 लाख कुछ हजार का खर्च आया था। तो लगभग में हम 64 लाख कह सकते हैं। कितना आया था? लगभग 64 लाख रुपए लगे थे हमारे संविधान को बनाने में। संविधान बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इतने टाइम में हमारा संविधान बनकर क्या हो गया था? तैयार हो चुका था। देखिए, संविधान जो बनकर तैयार हुआ था वो 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था। 1949 में हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है। देखिए, भारतीय संविधान के अंदर जो प्रस्तावना दी गई है इसका विचार लिया गया है अमेरिका के संविधान से, जबकि इसकी जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ये भी याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली है। और आयरलैंड से हमने क्या लिया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये मैंने पहले की सीरीज में भी क्वेश्चन कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था।
देखिए भारतीय संविधान के अंदर जो संविधान लागू किया गया था वो 1950 को लागू किया गया था हमारे देश का संविधान। और इसके जस्ट अगले ही साल 1951 में भारत ने संविधान में पहला संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा भूमि सुधार किए गए और संविधान के अंदर जोड़ी जाती है 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल। तो 9वीं अनुसूची या 9th शेड्यूल जोड़ा गया था 1951 में। और भारत के अंदर जो आर्टिकल 19 दिया गया है संविधान में, प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसमें भी कुछ परिवर्तन किए गए थे जो कि संविधान में पहले संविधान संशोधन से ही संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। देखिए ये 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो संविधान में बाद से उसकी प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। प्रस्तावना में अभी तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, इससे पहले और इसके बाद कोई भी संशोधन प्रस्तावना के अंदर नहीं किया गया। और ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे संविधान की प्रस्तावना के अंदर, जो कि जोड़े गए थे 1976 में। और 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 में भारत के अंदर प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया, जिसके द्वारा ये 3 शब्द जोड़े गए थे। जबकि अगर बात करें 44वें संविधान संशोधन की, तो ये वर्ष 1978 में किए गए थे यहाँ पर संशोधन, इसमें 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और जो 1976 में संशोधन किए गए थे उनकी कमियों खामियों को दूर किया गया था इस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। जबकि भारत के संविधान में जब 100वां संविधान संशोधन हुआ तो इसके द्वारा हमने अपना और बांग्लादेश का, यानी कि हमारा इंडिया और भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा विवाद था हमने उसको निपटा लिया। इसी के साथ 101वां संविधान संशोधन संविधान में 2016 में किया गया था, जिसके द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया। और जीएसटी जो लागू की गई थी वो 2017 में लागू की गई थी। और कब की गई थी? तो 1 जुलाई को, ये भी याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू की गई थी, इसलिए हर 1 जुलाई को हम जीएसटी डे भारत में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान किस वर्ष लागू किया गया? देखिए भारतीय संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया, लेकिन बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। और 26 जनवरी को 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू कर दिया गया। और अभी हमने देखा संविधान में पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। यज्ञ से संबंधित वेद कौन सा है? देखिए वेदों की संख्या टोटल होती है 4, और 4 वेद हैं हमारे कौन कौन से? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये हमारे 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद जो होता है, ये ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है, यानी कि सबसे प्राचीन वेद पूछेगा तो ऋग्वेद। इसे हम वेदों का वेद के नाम से भी जानते हैं। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो इसके अंदर टोटल 10 मंडल हैं, जिसके अंदर इसी के अंदर 1028 सूक्त हैं, ये भी याद रखिएगा। तो मंडल कितने हैं? 10, और सूक्त कितने हैं? 1028। इसमें 10,562 जो है ऋचाएँ भी हैं। इसी के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि ऋग्वेद के जो रचनाओं को पढ़ने वाले होते हैं उन ऋषि को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है होत्री। तो ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को कहा जाता है होत्री, ये भी याद रखिएगा। और हमारा जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में 10 मंडल है, और इसका जो 10वां मंडल है, इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की बात की गई है। और पुरुष सूक्त के अंदर 4 वर्ण बताए गए हैं, और वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो ब्रह्मा के मुख से निकले हुए जो 4 जो वर्ण हैं उनके अनुसार ही यहाँ पर 4 वर्ण दिए गए हैं। एक तो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये ब्रह्मा के मुख से जो निकले वो कहलाए ब्राह्मण, जो उनकी भुजाओं से निकले वो कहलाए क्षत्रिय, जो उनकी जंघाओं से निकले वो वैश्य कहलाए, और जो उनके पैरों से निकले वो शूद्र कहलाए। तो ये इन्फॉर्मेशन हुई हमारी ऋग्वेद के बारे में। अब बात करते हैं यजुर्वेद। देखिए क्वेश्चन पूछा है यज्ञ से संबंधित वेद, तो यजुर्वेद हमारा यज्ञ से संबंधित वेद है। यज्ञ के जो यजुर्वेद है, इनके जो पाठकर्ता हैं उनको कहा जाता है अथर्वयु, यानी कि इसके जो पढ़ने वाले हैं, इनको जो पढ़ते हैं ऋग्वेद यजुर्वेद को, इनके पाठकर्ताओं को अथर्वयु कहा जाता है। और इसमें बलिदान की विधि का भी इसमें आपको लेख देखने को मिलता है यजुर्वेद में। और यजुर्वेद ही एक हमारा ऐसा वेद है जो गद्य
और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ वेद कौन सा है, तो ये है हमारा यजुर्वेद। अब इसके बाद बात करते हैं सामवेद की। सामवेद जो है इसका अर्थ साम से लगाते हैं, तो साम का अर्थ जो होता है वो होता है गान। और यहाँ पर सामवेद जो है ये संगीत से संबंधित वेद है। तो जो संगीत के 7 स्वर हैं हमारे, वो कहाँ से निकले हैं, वो इसी सामवेद से निकले हैं। तो ये हमारा कहलाता है संगीत से संबंधित वेद। और इसके अंदर 1810 सूक्त दिए गए हैं सामवेद के अंदर। अब बात कर लेते हैं अथर्ववेद की। देखिए अथर्ववेद जो है ये सबसे बाद का वेद है, इसलिए इसको सबसे नया वेद भी कहते हैं। किसको? अथर्ववेद को। अथर्ववेद की रचना अथर्व ऋषि के द्वारा की गई थी, इसी के नाम पर इनका नाम पड़ा है अथर्ववेद। अथर्ववेद ये जादू टोने से संबंधित है। हमारा जो अथर्ववेद है ये जादू टोने से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि जादू टोने से संबंधित कौन सा वेद है या अंधविश्वास से संबंधित वेद कौन सा है, तो ये अथर्ववेद है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें से पूछा है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पुराणों की संख्या टोटल है 18। इन 18 पुराणों में जो सबसे पुराना पुराण है इसका नाम है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण से हमें जानकारी मिलती है आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। इसी के साथ जो विष्णु पुराण है, ये विष्णु पुराण से हमें जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में। और जो हमारा वायु पुराण है इससे हमें जानकारी मिलती है गुप्त वंश के बारे में। ये जो विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण और एक और है हमारा भागवत पुराण, ये जो 5 पुराण हैं ये ऐसे पुराण हैं जिनसे हमें पता चलती है राजाओं की वंशावलियों के बारे में पता चलता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? देखिए अभी हमने वेद पढ़े थे और वेदों की संख्या मैंने अभी 4 बताई थी, तो इन चारों के ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं, जिसमें सबसे पहले था हमारा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की यहाँ पर बात की गई, यही पूछा है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, तो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकीय ब्राह्मण, ये दोनों के दोनों ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के। जबकि शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये यजुर्वेद का है। तो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम क्या है, तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है शतपथ। पंचविश और षड्विश ये दोनों सामवेद के हैं। क्या है? ये दोनों सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जबकि गोपथ जो है ये अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ये आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत का भूगोल पुस्तक का लेखक कौन है? देखिए प्लिनी की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री बुक के लेखक हैं कौन? प्लिनी है। इसमें इन्होंने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिजों से संबंधित विस्तृत विवरण दिया है। किसमें? नेचुरल हिस्ट्री में। मैगस्थनीज की अगर बात करें, मैगस्थनीज वो व्यक्ति है जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला था मैगस्थनीज, और इसने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। तो इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी? मैगस्थनीज के द्वारा। और इससे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। हेरोडोट्स की अगर यहाँ पे बात करें तो हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। किसको? हेरोडोट्स को। और इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखने वाले कौन थे? हेरोडोट्स ही थे। इसी के साथ अगर बात करें हम यहाँ पर टोलमी की, तो टोलमी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत का भूगोल की नामक बुक लिखी थी। क्लियर? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था? देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो यहाँ पर जो फाहियान है ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। हमसे ये पूछा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन सा चीनी यात्री आया था, तो फाहियान जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में ही आया था और ये 14 साल तक भारत में रहा था। यहीं पर अगर हम बात करें संयुग्न की, ये 518 ईस्वी में भारत आया था और यहाँ पर ये 3 साल तक रहा और इसने जो है बौद्ध धर्म की जो भी चीजें थी उनको इसने यहाँ पर इकट्ठा किया था। इसी के साथ ह्वेनसांग की अगर बात करें तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था। तो हर्षवर्धन के टाइम पे आने वाला जो था चीनी यात्री, ये सभी चीनी यात्री हैं। तो हर्षवर्धन के जो टाइम में आया था चीनी यात्री, इसका नाम था ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग आया था 1629 में।
629 या फिर कह सकते हैं 629 या फिर 629 ईस्वी में आया था ह्वेनसांग। और ये यहाँ पर 15 वर्ष रहा था भारत के अंदर, और फिर ये 645 ईस्वी में यहाँ से चीन लौट गया था। और इसने जो है भारत का जो वर्णन किया है, इसने एक बुक लिखी थी सी यू की। तो सी यू की नाम की इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, किसने, ह्वेनसांग ने, सी यू की। और इस सी यू की के अंदर इन्होंने किसका वर्णन किया है, तो भारत के अंदर जो ये घूमे फिरे थे उन चीज़ों को इसने लिखा है, जो भी इन्होंने भारत में चीज़ें देखी उन सब का वर्णन किया ह्वेनसांग ने। अब बात करेंगे इत्सिंग की। तो इत्सिंग भारत आया था 7वीं सदी के अंत में भारत आया था, और इसने अपने वृत्तांत में लिखा है नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन सब में इन्होंने घूमा भी और इनका फिर वर्णन भी किया इत्सिंग ने। क्वेश्चन था हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था, तो ये था फाहियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखित कृति है। देखिए, किताब उल हिंद, जिसे हम तहकीक ए हिंद के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं इसको, तहकीक ए हिंद के नाम से भी हम इसको जानते हैं, किसको, किताब उल हिंद को। और इसका हिंदी में मतलब होता है भारत की खोज। किताब उल हिंद का मतलब क्या है, भारत की खोज। तो ये जो बुक लिखी गई थी, ये लिखी गई थी एक व्यक्ति के द्वारा, जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला था, अल-बरूनी। तो अल-बरूनी ने ही लिखी थी ये पुस्तक, जिसका नाम था किताब उल हिंद या भारत की खोज, या इसी को हम तहकीक हिंद के नाम से भी जानते हैं। जबकि इब्न बतूता की अगर हम बात करें, तो इसने अरबी भाषा में अपना जो वृतांत था, यात्रा वृतांत, वो लिखा था, जिसका नाम था रेहला। तो रेहला किसके द्वारा लिखी गई थी, इब्न बतूता के टाइम पर लिखी गई थी। और ये 1333 ईस्वी में यहाँ पर दिल्ली पहुँचा था। और यहाँ पर दिल्ली पहुँचने पर इसकी विद्वानता से प्रसन्न होकर, कह सकते हैं इसकी विद्वता से प्रसन्न होकर, जो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसको एमबीटी के नाम से जाना जाता है, इसने इसको काजी के पद पर नियुक्त किया था। यानी कि काजी का पद होता था उस टाइम पर, न्यायाधीश के पद पर इसको रखा था, किसको, इब्न बतूता को। फिर नेक्स्ट है मार्को पोलो। देखिए, जो मार्को पोलो है, ये भारत आया था 13वीं शताब्दी में, और इसने पांड्यन जो देश था उसकी यात्रा की थी। और इसने पांड्यों से संबंधित इतिहास का अध्ययन के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं या उनका इतिहास है, वो किसने लिखा था, मार्को पोलो ने लिखा था। तारानाथ की अगर बात करें तो एक तिब्बती लेखक था, और इसने कयंगुर और तयंगुर नाम की ग्रंथ की रचना की थी। तो कयंगुर और तयंगुर नाम के 2 ग्रंथों की रचना करने वाले कौन थे, तारानाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशम बुनकरों की जानकारी कौन से अभिलेख में मिलती है। देखिए, रेशम बुनकरों की जानकारी हमें मिलती है मंदसौर के अभिलेख से। मंदसौर का अभिलेख हमें जानकारी देता है रेशम बुनकरों की। इसी के साथ अगर हम यहाँ बात करें एरन अभिलेख, देखिए एरन, या फिर इसको आपको एरन लिखा मिल सकता है ऐसे। तो एरन जो अभिलेख है हमारा, इसकी तो अच्छा, एरन अभिलेख के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो एरन अभिलेख है, इससे हमें जानकारी मिलती है सती प्रथा के बारे में। तो सती प्रथा का जो सबसे पहला लिखित साक्ष्य हमें देखने के लिए मिलता है, वो हमें कहाँ से मिलता है, एरन अभिलेख से ही मिलता है। इसी के साथ अगर हम बात करें हाथी गुम्फा अभिलेख की, तो हाथी गुम्फा अभिलेख, इसमें सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र किया गया है, किसके अंदर, हाथी गुम्फा अभिलेख में। वहीं भीतरी स्तंभ लेख की अगर हम बात करें, तो ये हूण आक्रमण की जानकारी देने वाला पहला अभिलेख है, जिसका नाम है भीतरी स्तंभ लेख। ये अभिलेख भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाते हैं। और ये आपसे पूछा जाता है, देखिए, कि तिथि रहित अभिलेख कौन सा है जिसमें तिथि का वर्णन नहीं है। तो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, ये तिथि रहित अभिलेख है, इस पर कोई डेट भी नहीं लिखी हुई है। और ये किस शासक के टाइम का है, तो ये कलिंग राज जो थे खारवेल, उनके टाइम का है। तो कलिंग राजा कलिंग नरेश खारवेल के टाइम का है ये। क्लियर यहाँ तक कि। और जो भीतरी अभिलेख है ये, या फिर भीतरी स्तंभ लेख है, ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो स्कंदगुप्त से संबंधित कौन सा है हमारा, भीतरी स्तंभ लेख। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोहनजोदारो, ये आपको पेपर में कहीं कहीं पर मोहनजोदड़ो भी लिखा मिलता है। इससे पूछा है कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है। देखिए, मोहनजोदड़ो जो था, ये सबसे पहला नगर कहा जाता है भारत का, मोहनजोदाड़ो को, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम इसका सही जवाब होगा। देखिए, मोहनजोदड़ो की अगर बात करें, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में पड़ता है मोहनजोदड़ो आज के टाइम में। और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के,
तो ये स्थित है सिंधु नदी के किनारे हमारा मोहनजोदारो। इसकी खोज 1922 में की थी राखल दास बनर्जी ने। तो राखल दास बनर्जी ने क्या की थी, इसकी खोज की थी मोहनजोदारो की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का पूर्वी या सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल। देखिए, जब भी हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की, तो सिंधु सभ्यता जो थी, पहले तो आप ये याद रखिएगा कि एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता, सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता के चार अगर हम देखें डाइवर्जन की कहाँ कहाँ तक की फैली हुई थी, तो पूर्व में सिंधु सभ्यता फैली हुई थी आलमगीरपुर तक। आलमगीरपुर जो कि मेरठ में पड़ता है, मेरठ के आलमगीरपुर तक। इसी के साथ अगर हम बात करें पश्चिम में कहाँ तक थी, तो पश्चिम में सुतकांगेंडोर तक फैली हुई थी। सुतकांगेंडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। वहीं अगर बात करें उत्तर में, तो उत्तर में मांडा तक फैली हुई थी क्या, सिंधु घाटी सभ्यता, और दक्षिण में दैमाबाद तक फैली हुई थी। तो हमसे पूछा है सबसे पूर्वी स्थल, तो सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा, आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। सबसे पश्चिमी पूछेगा तो सुतकांगेंडोर, सबसे उत्तरी पूछेगा तो मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में, और सबसे लास्ट या सबसे दक्षिण में दैमाबाद तक थी, और दैमाबाद पड़ता है तुम्हारा अहमदनगर जिले, महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित है। देखिए लोथल, सबसे पहले लोथल की अगर बात करें तो लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है लोथल। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है तुम्हारा लोथल। और इस लोथल की जो खोज करता थे, इनका नाम था रंगनाथ राव। तो रंगनाथ राव ने क्या की थी इसकी, तो रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। आप ये कह सकते हैं इसके उत्खननकर्ता जो थे वो रंगनाथ राव थे। वहीं अगर बात करें रावी, देखिए रावी नदी के किनारे स्थित था हड़प्पा। तो हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित था, हड़प्पा था हमारा रावी नदी के किनारे। और हड़प्पा जो है आज के टाइम में ये पाकिस्तान में जो पंजाब है उसका एक जिला है साहिवाल, वहाँ पर पड़ता है हड़प्पा सभ्यता के अंदर ये वाला स्थान। और इसकी खोज करने वाले थे दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 में की थी, किसकी, हड़प्पा सभ्यता की। अभी हमने देखा था मोहनजोदारो जो था ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था, क्लियर। और गग्गर नदी के किनारे कौन सा स्थित था, तो यहाँ पर था कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पर स्थित था, तो कालीबंगन स्थित था गग्गर नदी के किनारे। और जो कालीबंगन आपसे ये पूछा जाता है इसका अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, क्लियर। क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने की। देखिए हड़प्पा ये स्थित था रावी नदी के किनारे। इसकी खोज करने वाले थे दयाराम साहनी। तो इसके लिए सही जवाब होगा दयाराम साहनी। 1921 में इसकी खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा स्थल की। राखल दास बनर्जी की अगर बात करें तो इन्होंने 1922 में इनके द्वारा खोज की गई थी मोहनजोदाड़ो की, जो कि स्थित था सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे और पाकिस्तान के नवाबशाह जिले में ये स्थित था। जबकि हड़प्पा जो था ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित था। अगर यहाँ पर बात करें जेपी जोशी की, तो जेपी जोशी और आर रविंद्र यानी कि RS बिष्ट भी उनको बोलते हैं, रविंद्र सिंह बिष्ट जो थे, इन्होंने खोज की थी धोलावीरा की। धोलावीरा की खोज की गई थी 1967 to 68 में की गई थी। और ये तो की गई थी जेपी जोशी के द्वारा। और 1990 और 91 में की गई थी रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा धोलावीरा की खोज। और ये जो धोलावीरा है ये स्थित है लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। और इसी के साथ ये पड़ता है गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है ये तुम्हारा धोलावीरा। नेक्स्ट है हमारा रंगनाथ राव जो है, ये रंगनाथ राव ने लोथल और इसी के साथ रंगपुर, इन्होंने दोनों की जो खोज की थी, उत्खननकर्ता दोनों की यही थे, रंगनाथ राव, रंगपुर के भी और लोथल के भी। लोथल ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है, जबकि रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ जिले में पड़ता है। लोथल की बात करें तो भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है, जबकि रंगपुर स्थित है मादर नदी के किनारे पर स्थित है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदारो को किसने एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी कहा था स्टुअर्ट पिगट ने। तो स्टुअर्ट पिगट के द्वारा कहा गया था इनको एक जुड़वा साम्राज्य की राजधानी।
क्लियर। और देखिए यहाँ पर सुतकांगेंडोर, आपने नाम सुना होगा, एक सुतकांगेंडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है। इसकी खोज करने वाले थे जॉर्ज डेल्स, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी, या कह सकते हैं कि इसके ये उत्खनन करता थे। अमलानंद घोष की अगर बात करें तो इन्होंने कालीबंगन की खोज की थी। कालीबंगन जिसका अर्थ अभी हमने देखा था काले रंग की चूड़ियाँ होता है, तो कालीबंगन ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये स्थित है घग्गर नदी के किनारे पर, और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है हमारा कालीबंगन। और इसकी खोज करने वाले अमलानंद घोष थे, और इन्हीं के साथ बीवी लाल और बी के थापर भी थे। अमलानंद घोष ने इसकी जो खोज की थी वो 1951 में की थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 1 से संबंधित है? देखिए भारतीय संविधान के अंदर टोटल अगर आपसे पूछे तो 22 भाग हैं, जिसमें से 3 जो हैं अब संविधान में संशोधन हुए हैं भाग को लेकर, तो उनको मिलाकर अगर बात की जाएगी तो 25 भाग है। वैसे जो भाग अगर 25 टोटल भाग तो 22 ही हैं, 22 में ही कुछ कहीं कहीं पर जो जोड़े गए हैं वो तो अलग अलग से, जैसे कि आपका भाग 9 है, भाग 9 में ए और बी जोड़ा गया है, और आपका जो भाग 14 है उसमें भाग ए जोड़ा गया है। तो इस तरह से यहाँ पर 3 इंक्लूड और करेंगे तो 25 है, अदरवाइज जो भाग है संविधान में वो टोटल 22 है। जो संविधान का भाग 1 है ये आर्टिकल 1 से लेके 4 तक आता है इसके अंदर ही। तो आर्टिकल 1, 2, 3, 4 सभी इसमें शामिल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर सही जवाब होगा। सॉरी ई, यहाँ पर जो है ई यानी जिसमें उपयुक्त सभी है वो सही जवाब होगा। तो यहाँ पर आर्टिकल 1 क्या कहता है? देखिए आर्टिकल 1 कहता है कि भारत जो है वो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का एक संघ है। भारत एक संघ है, वो समूह नहीं है, याद रखिएगा। संघ, संघ का मतलब वो है जो भी भारतीय संघ के अंदर जो एक बार शामिल हो गया वो फिर भारत से अलग नहीं हो सकता। क्लियर। और आज के टाइम की अगर हम बात करें तो भारत की परिभाषा 28+8 की है, यानी कि भारत के अंदर 28 स्टेट हैं और 8 जो है वो यूनियन टेरिटरीज है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की अगर बात की जाए तो ये दोनों ही नए राज्यों के निर्माण की बात करते हैं। देखिए अगर हमारे देश के अंदर हमें कोई बाहर से कोई राज्य को अपने अंदर शामिल करना है, कोई भी बाहर का क्षेत्र अपने राज्य में शामिल करेंगे तो वो आर्टिकल 2 के तहत आता है। और जब हम अपने ही देश की सीमाओं में परिवर्तन कर रहे हैं, उसका नाम बदल रहे हो, तो वो आर्टिकल 3 के अंदर आता है। और आर्टिकल 2 और 3 में जो पावर होती है करने की, जो ये संशोधन होते हैं वो 4 में होती है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? देखिए संविधान का भाग 2 संबंधित है नागरिकता से। नागरिकता जो कि भाग 2 में आती है, और ये आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसका मतलब यह है कि भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति वो भारतीय नागरिक है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में शामिल हैं, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं। मौलिक कर्तव्य ये संविधान के भाग 4A में शामिल हैं, जिनको संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नीति निर्देशक तत्व ये संविधान के भाग 4 में आपको दिखाई देंगे। देखिए नागरिकता जो है भारत में वो 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संशोधन जो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम है वो आया था 1955 में, और उसके अकॉर्डिंग भारत में 5 तरह से नागरिकता की प्राप्ति की जा सकती है। एक तो हम जन्म के आधार पर, एक वंश के आधार पर, एक देशीयकरण के आधार पर, जैसे प्राकृतिककरण के भी प्राकृतिक आधार पर भी कहा जा सकता है, या फिर क्षेत्र विलय के कारण जो नागरिकता है, और एक रजिस्ट्रेशन के द्वारा। तो ये 5 टाइप हैं भारत के अंदर जिनसे भारतीय नागरिक जो है वो बना जा सकता है। अब अगर आपसे पूछेगा कि भारतीय नागरिकता की समाप्ति के क्या कारण है, भारतीय नागरिकता समाप्त किस तरह से हो सकती है, तो देखिए अगर कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष का हो गया है वो अगर खुद से चाहे तो वो भारत की नागरिकता का त्याग कर सकता है, एक पॉइंट। दूसरा क्या है, अगर कोई व्यक्ति विदेश में जाकर वहाँ की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो भी उसकी भारत की नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाती है। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम कर दे जो उसको देशद्रोही साबित करता हो, या फिर हमारा भाई किसी देश के साथ युद्ध चल रहा है और इस स्थिति में कोई जो नागरिक है वो उस देश के साथ जाके मिल जाए, हमारे शत्रु देश के साथ, तो इन स्थितियों में भारत से जो भी व्यक्ति इस तरह के काम करेगा उनसे भारतीय नागरिकता छीन ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए भाग 3 की अगर हम बात करें तो भाग 3 में दिए गए हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो कि हमने भी देखा था आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक शामिल है। आर्टिकल 12 बात करता है राज्य की परिभाषा की।
इसी के साथ देखिए यहाँ पर 12 किसकी बात करता है, राज्य की परिभाषा की, जबकि जो समानता का अधिकार है हमारा वो आता है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में। तो आर्टिकल 14 से 18 तक शामिल हैं, समानता के अधिकार से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 14, देखिए आर्टिकल 14, 15, 16 ये सब क्या कहते हैं इनकी बात कर लेते हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18, ये 5 आर्टिकल बात करते हैं समानता के अधिकार की। सबसे पहले आर्टिकल 14 की बात करेंगे तो ये बात करता है विधि के समक्ष समानता, यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो एक भिखारी से लेकर राष्ट्रपति ही क्यों ना हो देश का, सभी कानून के सामने सभी समान है और सबके लिए कानून बराबर है। आर्टिकल 15 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जन्म स्थान, उसके लिंग, उसकी जाति और उसके रंग रूप को लेकर उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 की अगर बात करें तो ये बात करता है अवसर की समानता की। आर्टिकल 17 की बात की जाए तो यहाँ पर अस्पृश्यता या फिर अनटचेबिलिटी का अंत किया गया है। और आर्टिकल 18 की अगर बात करें तो इसमें उपाधियों का अंत किया गया है। देखिए जो उपाधियां हुआ करती हैं, जैसे कि किसी कोई राजा की उपाधि ले लेता था, इस तरह की उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अब केवल जो सेना से संबंधित हैं और दूसरी जो हमारी जो जिनको हम अपनी ज्ञान से अर्जित करते हैं, यानी कि जो हम पढ़ाई के द्वारा, जैसे डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर एक उपाधि, तो इस तरह की जो उपाधि हैं जो शिक्षा के द्वारा मिलती हैं या फिर सेना में जो दी जाती हैं वो केवल उपाधियां मान्य होंगी। बाकी जो सभी उपाधियां हैं उनका क्या कर दिया गया है, अब उन्मूलन कर दिया गया है। तो आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। देखिए जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न वगैरह मिलते हैं ये सभी के सभी अवार्ड हैं, ये कोई उपाधि नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है। देखिए राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो ये हमें दिया गया है आर्टिकल 19 के अंदर। आर्टिकल 19 बात करता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इसके अंदर आर्टिकल 19 के अंदर अलग अलग तरह की 6 स्वतंत्रताएं शामिल हैं। जैसे कि 19A की अगर बात करें तो इसमें वही आपकी जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर जो हमारी प्रेस यानी कि जो मीडिया होती है उसकी स्वतंत्रता इसी के अंदर आती है। 19B की अगर बात करें तो इसमें बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी सभा करने की जो आज़ादी दी गई है वो यहाँ पर दी गई है आर्टिकल 19B में। अगर 19C की बात की जाए तो ये बात करता है सभा करने की आज़ादी, यानी कि आप कोई भी सभा कर सकते हैं, सभा का आयोजन कर सकते हैं। ऐसे ही हम पूरे देश में कहीं पर भी घूम सकते हैं 19D में। और यहाँ पर ये आर्टिकल अलग अलग ये बात करते हैं कि आप कहीं भी देश में जाकर बस सकते हैं, कहीं भी अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो ये सब आज़ादी जो आती है हमारी आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोहरे दंड का सिद्धांत कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए दोहरे दंड का सिद्धांत, इसका मतलब क्या है पहले ये जान लीजिए। देखिए आर्टिकल जो 20 है ये बात करता है हमारे दोहरे दंड के सिद्धांत, या फिर यही बात करता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो दोष सिद्धि, अगर किसी के ऊपर दोष सिद्ध हो जाता है या दोष सिद्ध होता है तो उसमें दोष सिद्धि के संबंध में किस तरह के संरक्षण की यहाँ पर बात की गई है, हम उसकी बात करेंगे। तो दोष सिद्धि के संरक्षण में 3 तरह की आपको संरक्षण प्रदान किए गए हैं। अब वो कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो किसी भी व्यक्ति को एक सजा के लिए एक बार ही दंड दिया जाएगा, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई सजा करी है तो उसको एक सजा के लिए एक बार ही उसको दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मान लिया किसी व्यक्ति ने चोरी की एक बार और उसको 2 साल की सजा हुई, तो ऐसा नहीं है कि उसी चोरी के लिए आप उसको बार बार सजा देते रहेंगे, नहीं, एक बार गुनाह किया तो एक बार ही सजा मिलेगी, पहला। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति ने देखिए मान लिया यहाँ पे, देखिए अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है तो उसको जो सजा दी जाएगी वो उसी टाइम, जिस टाइम उसने क्राइम किया है और उस टाइम जो देश का लॉ कहता है उसी के अकॉर्डिंग उसको सजा दी जाएगी। ना तो पुराने कानून के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी और ना ही नया जो उसके बाद कानून बनेगा उसके अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। यानी कि जिस व्यक्ति ने जो क्राइम किया है और उसके टाइम पर जो सजा है उस क्राइम के लिए उसको वही सजा दी जाएगी। और तीसरा ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसको खुद के विरोधी गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये सभी आते हैं आर्टिकल 20 के अंदर। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 21। देखिए आर्टिकल 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता की बात की गई है, यानी कि प्राण और देह की स्वतंत्रता की जो बात करता है वो आर्टिकल 21 करता है।
आर्टिकल 22 जो है गिरफ्तारी से संबंधित है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको गिरफ्तार किया जाता है तो वो आर्टिकल 22 के अंदर आता है। अब आर्टिकल 22 जो मौलिक अधिकार है ये क्या क्या कहता है, तो ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो सबसे पहले तो उसको वारंट ये जानने का अधिकार है कि उसको जो गिरफ्तार किया जा रहा है वो किस जुर्म में किया जा रहा है, तो वो वारंट देखने का हकदार है। दूसरा, उसको अपने सगे संबंधियों को बताने का अधिकार है, फ़ोन करने का, कि उसको अरेस्ट कर लिया गया है इस तरह से। तीसरा, उसको इच्छा अनुसार वकील से बात करने की परमिशन है। और चौथा ये है कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर जो निकटतम मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने पेश किया जाएगा। और इसी के अंदर उनको 24 घंटे के अंदर जो पेश किया जाएगा, इसमें आपका जो छुट्टी अगर हो गई तो छुट्टी का समय काउंट नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। और दूसरा, अगर जो 24 घंटे हैं इसमें यात्रा का जो समय है वो भी काउंट नहीं होगा। तो एक तो जो ट्रैवलिंग में जो टाइम लगेगा वो इसमें काउंट नहीं होता, दूसरा छुट्टी का समय इसमें काउंट नहीं होता। इसके अलावा 24 घंटे के अंदर अंदर हमें वो कहाँ पर प्रस्तुत करना होता है, निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। अनुच्छेद जो 17 है ये बात करता है अस्पृश्यता का अंत की बात करता है, अनटचेबिलिटी को खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया है हमें 6th। इसमें पूछा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। देखिए, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 बोथ आर्टिकल्स जो हैं वो बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की। देखिए, आर्टिकल 23 बात करता है, ये बात करता है बलात्श्रम की। बलात्श्रम का मतलब क्या है, यानी कि बलात्श्रम का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम कराना, एक तो। दूसरा, ये इसी के अंदर जो आपकी वैश्यवृत्ति होती है, मनुष्य का जो दुर्व्यापार होता है, देह व्यापार होता है, ये सब आर्टिकल 23 के अंदर आते हैं। तो इससे संरक्षण की बात की गई है, यहाँ पर शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात की गई है। इसके बाद फिर जो हमारा आर्टिकल आता है 24, आर्टिकल 24 क्या कहता है, तो ये बात करता है बाल श्रम निषेध की। तो ये बाल श्रम निषेध की बात करता है, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं 14 साल तक के, उन्हें किसी भी ऐसी जगह जैसे कि केमिकल फैक्ट्री वगैरह हो गई, जैसे हमारे पोर्ट्स हो गए, बंदरगाह, उन जगहों पर, या फिर जो पटाखे बनाने की फैक्ट्रियाँ हो गई, इन सब जगह पे उनको नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ पर आर्टिकल 23 ये बात करता है बलात्श्रम निषेध की, और आर्टिकल 24 बात करता है बाल श्रम निषेध की। आर्टिकल 25 की अगर हम बात करें तो ये संबंधित है हमारा धर्म से संबंधित स्वतंत्रता की बात करता है, आर्टिकल 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सिखों का कृपाण रखने का अधिकार कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। देखिए, सिखों की अगर बात की जाए तो सिख अपने साथ कृपाण रखते हैं। आर्टिकल 25 में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति है वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मान सकता है या नहीं भी मान सकता, वो उसकी खुद की इच्छा पर डिपेंड करता है, ये आर्टिकल 25 कहता है। और इसी के अंदर शामिल है सिखों का कृपाण रखने का अधिकार भी। आर्टिकल 26 ये कहता है कि जो व्यक्ति है कोई भी, वो अपने धर्म से संबंधित जो संस्थान है उनको खोल सकता है। और आर्टिकल 27 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कर देने के लिए, यानी कि रिलीजियस टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ये कहा जाता है आर्टिकल 27 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 28 ये कहता है कि कोई भी स्कूल कॉलेजेस जो है वो बच्चे को धार्मिक शिक्षा नहीं देगा, किसी भी एक धर्म विशेष की शिक्षा वहाँ पर नहीं दी जाएगी राज्य की निधि से चलने वाले स्कूल्स के अंदर, और ना ही किसी बच्चे को वहाँ पर किसी पूजा या अनुष्ठान में बैठने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ये आर्टिकल 28 कहता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। देखिए, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, पहली बात एक बात याद रखिएगा कि हमारे संविधान में कहीं पर भी अल्पसंख्यकों को डिफाइन नहीं किया गया है कि अल्पसंख्यक हम किसको कहेंगे। जो संप्रदाय कह सकते हैं या कम्युनिटी कह सकते हैं या लोग कह लो, जिस भी धर्म के लोग जहाँ पर कम है वो वहाँ पर अल्पसंख्यक हो जाते हैं। अब उसमें कहीं पर हिंदू भी माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक हो सकते हैं, कहीं पर मुस्लिम भी, कहीं पर सिख भी, तो अलग अलग हो सकते हैं। ये उनके लोगों की संख्या एक क्षेत्र में देख सकते हैं हम, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि ये अल्पसंख्यक है यहाँ पर। अब यहाँ पर पूछा गया है कि अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का जो से संबंधित अनुच्छेद है वो कौन सा है, तो आर्टिकल 29 संबंधित है। अल्पसंख्यकों को यह अधिकार देता है कि वो अपनी भाषा, अपनी लिपि और संस्कृति को बनाए रखें। जबकि आर्टिकल जो 30 है ये कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि को बनाए रखने का अधिकार तो 29 में जो दिया गया है उससे रिलेटेड वो कोई भी शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, ये आर्टिकल 30 में कहा गया है। इसी के अलावा आर्टिकल जो 31 था ये संपत्ति से संबंधित हुआ करता था, यानी कि आर्टिकल 31 में दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी।
हालांकि आर्टिकल जो 31 में राइट टू प्रॉपर्टी था, अब इसको डिलीट कर दिया गया है। और यहाँ पर जो आर्टिकल 31 में हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, अब इसको आर्टिकल 300A में शामिल कर दिया गया है। और ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 44वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा 1978 में। तो 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन किया गया, उसके द्वारा संविधान में 300A आर्टिकल जोड़ा गया, और जिसके अकॉर्डिंग ये हमारा मौलिक अधिकार से इस संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसके अलावा जो आर्टिकल 32 है, ये बात करता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है हमारा आर्टिकल 32, जिसमें 5 प्रकार की रिट्स की बात की गई है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए अभी हमने बात करी थी आर्टिकल 32 की, जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, और इसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें दी गई हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू की जाती हैं लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। तो यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट तब जारी की जाती है, उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी की जाती है, अपील पर जारी की जाती है, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसको बिना वजह गिरफ्तार कर लिया गया, तो वहाँ पर वो अगर व्यक्ति अपील करता है तो सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें ये कहा जाएगा कि शरीर को प्रस्तुत कीजिए, कि दिखाइए उस शरीर को जिसको आपने गिरफ्तार किया है, क्या वो उसका जो गुनाह है वो उसने किया भी है या नहीं, या आपने उसको ऐसे ही बंद करके रख लिया, तो उसके यहाँ पर मौलिक अधिकार का हनन होता है, इसलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट यहाँ पर जारी की जाती है। जबकि अगर हम बात करें, देखिए रोकना का मतलब होता है प्रतिषेध, ये प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, तो ये प्रतिषेध एक तरह की ये भी रिट है। और यहाँ पर अधिकार परीक्षा, इसका मतलब होता है यहाँ पर आपका अधिकार क्या है, ये भी एक रिट है। और हम आदेश देते हैं, ये है परमादेश, तो परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। और एक आपकी होती है उत्प्रेषण, तो ये 5 प्रकार की रिट्स होती हैं। यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ पूछा गया है, तो इसका अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी कौन देता है। मौलिक अधिकार जो कि हमने भाग 3 में पढ़े, और आर्टिकल 12 से 35 तक। मौलिक अधिकारों की अगर बात करें कौन से देश से लिए गए हैं, तो ये हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। देखिए मौलिक अधिकारों की जो गारंटी है वो सीधे हमें देता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भारत के नई दिल्ली में स्थित है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो ये नई दिल्ली में स्थित है, और पूरे देश के लिए ये काम करता है। सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है। हालांकि अगर हाई कोर्ट की बात की जाए तो भारत के अंदर फिलहाल 25 सुप्रीम कोर्ट है। अगर जजेस की बात 25 जो है वो हाई कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट तो केवल एक है। अगर आपसे पूछे सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं, जिसमें से एक CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और बाकी 33 जो है अन्य जजेस हैं। राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति से संबंधित है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 75 संबंधित है प्रधानमंत्री से। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, दांडी यात्रा किस वर्ष आरंभ हुई थी। देखिए दांडी यात्रा ये 12 मार्च को स्टार्ट हुई थी 1930 में। तो 12 मार्च 1930 में शुरू हुई थी दांडी यात्रा। ये साबरमती आश्रम से, जो कि हैदराबाद में था, वहाँ से लेकर दांडी तक चली थी। और इस यात्रा में लगभग 385 किलोमीटर की दूरी तय की गई। 385 किलोमीटर, या फिर अगर मील में बात करें तो 241 मील की दूरी यहाँ पर तय की गई थी। और इसमें टोटल 78 यानी कि 78 लोग इसके अंदर शामिल थे। इस दांडी यात्रा के अंदर 78 लोगों में से जो सबसे ज़्यादा व्यक्ति थे वो गुजरात से थे, 31 व्यक्ति। और इसमें उत्तर प्रदेश से हमारे 8 व्यक्ति शामिल थे, और बिहार से केवल 1 व्यक्ति शामिल था, जिसका नाम था गिरधारी चौधरी। ये जो दांडी यात्रा शुरू की गई थी, इसका जो मेन जो उद्देश्य था वो ये था कि जो नमक कानून था उसको तोड़ा जाए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1780 से ही इन्होंने, अंग्रेज़ों ने नमक पर अपना एकाधिकार बना रखा था। तो यहाँ पर गांधी जी क्या करते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं, और यहाँ पर मतलब कि वो नमक उठाते हैं, और इससे क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि अब नमक जो है वो, क्योंकि भाई नमक एक ऐसी चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है, और इसका जो है ज़रूरत हर किसी को होती है, एक बेसिक नीड है हमारे खाने की। तो इसलिए यहाँ पर इसको जो एक अधिकार था अंग्रेज़ों का, उसको यहाँ पर तोड़ दिया गया। ठीक है,
इसके बाद फिर यहाँ पर गांधी जी को जब ये नमक कानून को तोड़ते हैं तो इसके बाद 5 मई को 1930 में ही यहाँ पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको यरवदा जेल महाराष्ट्र में रखा जाता है गिरफ्तार करके। जब गांधी जी नमक कानून तोड़ते हैं तो यहाँ पर सरोजिनी नायडू एक डायलॉग कहती हैं इनको, टुडे लॉ ब्रेकर। तो याद रखिएगा, टुडे लॉ ब्रेकर कहा गया था किसके द्वारा? सरोजिनी नायडू के द्वारा। जबकि सुभाष चंद्र बोस ने इनकी इस दांडी मार्च को या दांडी यात्रा को गांधी जी की, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था इल्बा टू पेरिस जो यात्रा थी उससे इनकी कंपैरिजन की गई थी। नेपोलियन की जो यात्रा थी इल्बा टू पेरिस से कंपैरिजन की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और सुभाष चंद्र बोस ने ही इस यात्रा की कंपैरिजन जो की थी वो मुसोलिनी की रोम यात्रा से भी की गई थी। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले देखिए 1905 की अगर बात करें तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि किसने दी थी? देखिए महात्मा गांधी जी को उपाधि दी गई थी मलंग बाबा की जनता के द्वारा, तो जनता ने दी थी गांधी जी को ये उपाधि। अभी हमने देखा सुभाष चंद्र बोस के बारे में, इन्होंने गांधी जी की जो यात्रा थी, दांडी यात्रा जो थी साबरमती से दांडी तक की, उसको इल्बा टू पेरिस यात्रा नेपोलियन की उससे कंपैरिजन किया, और मुसोलिनी की जो रोम यात्रा थी उससे भी कंपैरिजन किया था सुभाष चंद्र बोस ने, और सरोजिनी नायडू ने इनको टुडे लॉ ब्रेकर कहा था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, अब तक कितने विदेशियों को भारत रत्न से नवाजा गया है? देखिए भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है भारत रत्न, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए भारत रत्न जो है वो तो सबसे बड़ा हुआ, इसके बाद 3 आते हैं, एक तो पद्म विभूषण, एक पद्म भूषण, और फिर लास्ट आता है पद्मश्री। ये सीक्वेंस भी याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी लगाने के लिए। तो यहाँ बात की गई है भारत रत्न की। भारत रत्न जो है अब तक 2 विदेशियों को दिया गया है, जिसमें पहले थे जो थे इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे ये पहले व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया गया था, जो कि पहले विदेशी व्यक्ति थे। दूसरे थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो थे ये दूसरे विदेशी थे जिनको दिया गया था भारत रत्न, और इनको 1990 में भारत रत्न दिया गया था। और किसके साथ दिया गया था? तो जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को दिया गया था उसी समय ही नेल्सन मंडेला को भी यहाँ पर दिया गया था भारत रत्न। और ये भी याद रखिएगा कि नेल्सन मंडेला दिवस, चलिए आपको खुद ही बताना है कि नेल्सन मंडेला जो दिवस है वो हम कब मनाते हैं, आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया? देखिए गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे वो टोटल 3 हुए थे, और तीनों गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करें तो ये हुए थे, पहला हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। पहले गोलमेज सम्मेलन का रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला था, क्योंकि इसके अंदर कोई भी जो कांग्रेस की तरफ से था कोई भी सदस्य वो नहीं पहुंचा था। और 1931 की अगर बात करें तो 1931 का जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो इसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। और 1932 में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये तीसरा और आखिरी गोलमेज सम्मेलन था। इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति की, तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय जो प्रधानमंत्री थे और उनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। ये थे उस टाइम पर ब्रिटिश पीएम, और उस टाइम पर जो ब्रिटिश सम्राट हुआ करते थे वो थे जॉर्ज पंचम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, आज 2 गांधियों का मिलन हो रहा है, यह कथन किसका है? देखिए यहाँ पर आज 2 गांधियों का मिलन हो रहा है, ये कहने वाली थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने यहाँ पर किसको ये कहा है? तो देखिए जब गांधी इरविन समझौता होता है, आपसे पूछा जाता है कब हुआ था, तो ये 5 मार्च को हुआ था, और 1931 यानी कि 1931 में। तो 1931 में होता है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को, और इस दिन गांधी और इरविन के मिलने को ही यहाँ पर सरोजिनी नायडू ने कहा था कि आज 2 गांधियों का मिलन हो रहा है। इस समझौते के दौरान क्या हुआ था कि जो गांधी जी थे, गांधी जी को दिया गया लाभ जो था केवल एक सांत्वना पुरस्कार की तरह था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है जो गांधी जी की शर्तें थी और इरविन की अपनी कुछ शर्तें थी, तो इनमें से कुछ शर्तें मान ली गई थी और जो इनमें से इम्पोर्टेंट शर्तें थी वो नहीं मानी गई थी, इसलिए इसको ऐसा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच पूना समझौता कहाँ पर हुआ? देखिए पूना समझौता या पूना पैक्ट, तो ये हुआ था, देखिए पूना इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, तो पूना में हुआ था। अब हमसे पूछा है कि कौन सी जगह पर हुआ था, तो देखिए पूना की अगर बात करें तो पूना पड़ता है महाराष्ट्र में। तो 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच होता है महाराष्ट्र के अंदर पूना में पूना पैक्ट या पूना समझौता। इसमें देखिए जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, अभी हमने देखे थे यहाँ के ब्रिटिश पीएम, इन्होंने क्या किया था, अम्बेडकर जी को उनके द्वारा दी गई जो मांगे थी, जो अम्बेडकर जी के द्वारा की गई थी, उसका समर्थन किया गया था और उनको सहयोग करने का इन्होंने यहाँ पर वादा भी किया। और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली लागू की गई है, उसी तरह से दलितों के लिए भी अलग से यहाँ पर निर्वाचन प्रणाली लागू की जाएगी। तो यहीं पर इसी के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं गांधी जी। और यहाँ पर फिर गांधी जी के द्वारा जो ये आमरण अनशन किया गया, इसी को लेकर यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर कहा गांधी जी ने कि वो जो है देश को इस तरह से बंटने नहीं दे सकते, क्योंकि एक तो इन्होंने पहले से हिंदू मुस्लिम कर दिया और अब इन्होंने एससी को भी अलग बांटने की कोशिश की, यानी कि दलितों के लिए भी अलग से निर्वाचन प्रणाली लागू की। तो इसीलिए यहाँ से फिर गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं और फिर जब इनके बीच पूना पैक्ट होता है, यहीं से फिर आरक्षण निकलता है कि यहीं से इनको क्या दिया जाएगा, जो सीटें थी उनमें आरक्षण दिया जाएगा एससी एसटीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार सर्वसम्मति से कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष बनाया गया? देखिए जब 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तो 1938 में कांग्रेस का जब अधिवेशन होता है यहाँ पर, और ये इस टाइम पर होता है 51वां, कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का? 51वां। तो कांग्रेस का 51वां अधिवेशन होता है हरिपुरा। हरिपुरा कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में। तो कांग्रेस के 51वें अधिवेशन में हरिपुरा में, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहां पर पहली बार सबकी सहमति के द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी को बनाया जाता है यहाँ पर अध्यक्ष। किसका? तो कांग्रेस का। इसके बाद फिर क्या होता है यहाँ पर, कांग्रेस में अगले साल जब इसका फिर से अधिवेशन होता है, तो यहाँ पर सर्वसम्मति से फिर से ही 1939 में फिर से चुन लिया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी को। लेकिन यहाँ पर जो है इनका विरोध, क्योंकि यहाँ पर जो गांधी जी थे वो चाहते थे 1939 में जो अधिवेशन हुआ था कि यहाँ पर जो पट्टाभी सीतारमैया हैं, जो उनके शिष्य थे गांधी जी के, कि वो यहाँ पर बने लीडर। तो यहाँ पर इनको नहीं बनाया गया था, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी बन गए थे। तो इसलिए यहाँ पर गांधी जी ने एक डायलॉग भी कहा था कि ये पट्टाभी की हार नहीं है, यह हार मेरी है। तो इसलिए यहाँ पर फिर क्या करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी इस कांग्रेस को छोड़ देते हैं और अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि पराक्रम दिवस जो है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी सुभाष चंद्र बोस की याद में ही मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस किस वर्ष मनाया? देखिए मुक्ति दिवस जो मनाया गया था, मामला क्या था, मैटर ये था कि 1939 में द्वितीय जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1939 में जब द्वितीय वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय कांग्रेस पार्टी की सहमति के बिना ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करने की घोषणा कर दी। और इसी के विरोध में जो कांग्रेस पार्टी होती है उसने कुछ बातों की मांग की थी, जिसे ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया या मानने से इनकार कर दिया। फिर कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों ने क्या किया था, विधानमंडल से इस्तीफा दे दिया था सभी ने। और कब दिया था? 15 दिसंबर 1939 को दिया था। तो जब 15 दिसंबर 1939 को यहाँ पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो इससे खुश होकर ही मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में क्या बनाया था, तो इन्होंने बनाया था मुक्ति दिवस। ठीक है, देखिए प्रथम वर्ल्ड वॉर जो चला था वो 1914 से चला था 1918 तक। 1914 से 1918 तक चला था पहला विश्व युद्ध, और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा किसके द्वारा लिखा गया? देखिए अगर बात करें, पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र की मांग जो की गई थी वो 1930 में की गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा। और ये इनका जो अधिवेशन था जब ये मुस्लिम लीग का, उस दौरान की गई थी मोहम्मद इकबाल के द्वारा। और मोहम्मद इकबाल ने ही, इन्हीं ने ही ये गीत लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया। पाकिस्तान शब्द का जनक आपसे पूछा जाता है तो यह चौधरी रहमत अली, इन्होंने ही पाकिस्तान शब्द को दिया था। और चौधरी रहमत अली जो थे ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो पड़ता है लंदन में, वहाँ के छात्र थे। इसी के साथ अगर बात करें इनके फेमस पत्र की, तो इनका एक फेमस पत्र भी है नाउ एंड नेवर, याद रखिएगा आपसे पूछ लिया जाता है।
सीमांत गांधी की अगर बात करें तो देखिए जो खान अब्दुल गफ्फार खां हैं हमारे, जिन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट चलाया था, रेड शर्ट मूवमेंट, उसके जो नेता रहे या खिलाफत आंदोलन जिसको कहा जाता है, तो वो इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खां के, इन्हें ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, अगस्त प्रस्ताव के समय भारत के तात्कालिक वायसराय कौन थे? देखिए अगस्त प्रस्ताव जो कि 8 अगस्त को आया था। कब आया था? 8 अगस्त 1940 को आया था अगस्त प्रस्ताव। जब अगस्त प्रस्ताव आया तो ये भी द्वितीय वर्ल्ड वॉर में भारतीयों की मदद लेने के उद्देश्य से ही लाया गया था। इस उद्देश्य से लाया गया था ताकि जो ब्रिटिश लोग हैं वो क्या कर सके, यहाँ पर द्वितीय वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को शामिल कर सकें। इसीलिए ही इसमें कुछ घोषणाएं की गई थी भारत के लिए, ताकि भारत इसमें शामिल हो जाए। तो यहाँ पर कहा गया है घोषणाओं में इनकी कि जो भारतीय हैं वो अपने संविधान को बना सकते हैं अपने अनुसार, और भारतीयों को यहाँ पर पूर्ण उपनिवेश का दर्जा भी दे दिया जाएगा इसके बाद। और जो भी अल्पसंख्यक हैं उनको भी सभी के समान दर्जा दिया जाएगा। और जो वायसराय कार्यकारिणी है या केंद्रीय विधानमंडल में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। तो ये सब कहा गया था अगस्त प्रस्ताव में। लेकिन इनकी शर्त ये थी कि पहले जो भारतीय हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश की हेल्प करें। तो इस जब ये रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, यहाँ पर ये कहा जाता है जो नेहरू जी थे वो इसको यहाँ पर रिजेक्ट कर देते हैं, मना कर देते हैं इस बिल के लिए। और नेहरू जी ने अगस्त प्रस्ताव को कहा था कि ये जो प्रस्ताव है वह दरवाजे में जंग लगी कील के जैसा है। और मुस्लिम लीग ने भी यहाँ पर इसको अस्वीकार कर दिया था अगस्त प्रस्ताव को, क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी वो भी पाकिस्तान के अलग होने की मांग पर अड़ी हुई थी। तो यहाँ पर इसलिए इसको ख़त्म कर दिया जाता है। और अब हमसे पूछा यहाँ पर इस समय तात्कालिक वायसराय कौन थे? तो इस समय जो तात्कालिक वायसराय थे वो थे हमारे लॉर्ड लिनलिथगो। ये यहाँ पर उस टाइम के वायसराय हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए यहाँ पर आर्टिकल 39 के कई पार्ट हैं, जिसमें हम बात करेंगे 39A, B, C और D की। आर्टिकल 39 ये कहता है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के साधन उपलब्ध कराना ये राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये कहा गया है 39A में। 39B कहता है कि जो हमारा समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व है और इसका जो नियंत्रण है वो इस प्रकार से बटा हुआ होना चाहिए जिससे कि सामूहिक हितों को सर्वोत्तम साधन हम बना सके। और साथ ही साथ इस खंड के अधीन ये कहा गया है कि उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राज्य जो है वो उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण भी कर सकता है। ये कहा गया है 39B में। 39C कहता है कि समान कार्य के लिए समान वितरण की बात करता है, यानी कि स्त्री और पुरुष इन दोनों को धन का समान वितरण होना चाहिए। जबकि 39 जो डी है ये बात करता है समान कार्य के लिए समान वेतन की, यानी कि जब स्त्री पुरुष का कार्य समान है तो समान वेतन ही उनका होना चाहिए, कहा गया है 39D में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा का गठन कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए जब हम संविधान का भाग 4 पढ़ते हैं तो भाग 4 में हम पढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसमें शामिल हैं। इसी में आता है हमारा आर्टिकल 40, और आर्टिकल 40 बात करता है ग्राम सभा के गठन की, जबकि आर्टिकल 44 ये बात करता है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि एक समान नागरिक संहिता, जो कि भारत के गोवा राज्य में लागू है। और इसी के साथ जो अनुच्छेद हमारा 45 है इसमें प्राथमिक शिक्षा की बात की गई है या प्रारंभिक शिक्षा की। तो प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा जो दिलाना कर्तव्य है वो राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने क्षेत्र में अपने राज्य में जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का प्रावधान करेगा, राज्य का ये कर्तव्य है। अनुच्छेद 47 से बात करता है मादक पदार्थों पर प्रतिबंध की, यानी कि राज्य चाहे तो वो अपने राज्य में जो भी नशीले पदार्थ हैं, शराब है, मादक पदार्थ हैं, उन सब पर प्रतिबंध लगा सकता है, यह अनुच्छेद 47 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा अनुच्छेद वन और वन्य जीवों से संबंधित है? देखिए अनुच्छेद 48A, अगर हम बात करें 48A की तो ये बात करता है वन और वन्य जीवों से संबंधित संरक्षण की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। जबकि आर्टिकल 50 जो है ये बात करता है कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की, यानी कि कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी से हमारी ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग कार्य करती हैं, अनुच्छेद 50 में कहा गया है।
जबकि अनुच्छेद 51 ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल जो भी संधि और समझौते होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, उसकी अभिवृद्धि को बनाए रखना, ये राज्य का कर्तव्य होगा। ये अनुच्छेद 51 में कहा गया है। अनुच्छेद 45 की अभी हमने बात करी, ये किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए शिक्षा को उपलब्ध कराना माता पिता का कर्तव्य है? देखिए 3 आर्टिकल आप याद रखिएगा, ये तीनों ही शिक्षा से संबंधित हैं। एक तो 21A, एक है आपका 45 आर्टिकल 45 और एक आर्टिकल अनुच्छेद 51A का के। ये तीनों ही शिक्षा से संबंधित हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं। वो क्या है अभी देखते हैं। देखिए आर्टिकल 51A का के कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना ये किसका कर्तव्य होगा? तो ये माता पिता का कर्तव्य होगा, ये कहा गया है आर्टिकल 51A के में। जबकि 21A के अंदर शिक्षा बच्चों के लिए दिया गया है, ये बच्चों का फंडामेंटल राइट है, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, ये इसमें फंडामेंटल राइट है 21A के अंदर। जबकि 45A में ये राज्य का कर्तव्य है कि राज्य क्या करेगा? बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। आर्टिकल 20 ये बात करता है दोहरे दंड के सिद्धांत से संरक्षण की, और इसी के साथ यहाँ पर दोष से सिद्धि के संबंध में भी संरक्षण की बात करता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता के बारे में आज़ादी देता है, और आर्टिकल 21 ही बात करता है हमारी राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार, और राइट टू चूज यानी कि चुनने के अधिकार की भी जो स्वतंत्रता दी गई है वो आर्टिकल 21 में ही आती है, चाहे वो जीवन साथी चुनने का अधिकार हो या फिर किसी भी अपने नेता प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है? देखिए राष्ट्रपति की अगर बात करें तो आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये कहा गया है आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 53 कहता है कि जो देश की हमारे राज्य जो हमारे राज्य की कार्यपालिका है या हमारे जो देश की कार्यपालिका है उसका प्रधान राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 53 में कहा गया है। जबकि आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का जिक्र किया गया है। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है ये हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की जो हमारी विधानसभा है, राज्य की विधानसभा, और इसी के साथ साथ जो दिल्ली और पुदुचेरी जो हमारी इनकी विधानसभा है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, इन सभी के जो निर्वाचित सदस्य हैं यानी कि इलेक्टेड मेंबर हैं, केवल वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि यानी कि रीति या प्रणाली दी गई है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन जो किया जाता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए बस राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य रहे, तीनों अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन अभी इसमें से दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं, तो वो यहाँ पर हमें कोई सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा, नन ऑफ दिस। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? देखिए राष्ट्रपति, अभी हमने राष्ट्रपति के बारे में बात की, तो जब राष्ट्रपति को चुना जाता है, इलेक्शन होते हैं राष्ट्रपति के, उसके बाद राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है वो आर्टिकल 60 के तहत दिलाई जाती है, और ये दिलाने का काम होता है CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। जबकि राष्ट्रपति जो है ये अपना त्याग पत्र या अपना रेजिग्नेशन लेटर जो देते हैं वो देते हैं उपराष्ट्रपति को। यहाँ पर पूछा है इनसे संबंधित विवाद का निपटारा कौन करेगा? तो राष्ट्रपति हमारे देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च पद है, तो यहाँ पर इनके विवाद से संबंध, इनके चुनाव से संबंधित अगर कोई भी विवाद होता है तो इसका निपटारा किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और हमारी सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, यह कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? देखिए संघ की कार्यपालिका का सबसे पहले आर्टिकल 52 के बारे में ही बात कर लेते हैं। आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम सही जवाब होगा। जबकि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के मंडल की बात की गई है, और आर्टिकल 55 में उसके निर्वाचन की विधि दी गई है राष्ट्रपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता कौन से अनुच्छेद में दी गई है? देखिए राष्ट्रपति से संबंधित
जितने भी हमने आर्टिकल पढ़े उन सभी में अब हमसे पूछा गया है राष्ट्रपति के बनने के लिए योग्यता किस में दी गई है। देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता दी गई है आर्टिकल 58 में। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति संबंधित योग्यता है, जिसमें भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहले से भारत का नागरिक होना चाहिए, वो पागल और दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति बनने के लिए एक शर्त ये भी है कि वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनना चाहता है वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तभी वो व्यक्ति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। इतनी बात क्लियर है। आर्टिकल 56 क्या कहता है? आर्टिकल 56 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है अपने पद, यानी कि इसमें कह सकते हैं सीधे सीधे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो दिया गया है वो आर्टिकल 56 में दिया गया है, और राष्ट्रपति अपने पद पर 5 साल के लिए आते हैं, और इससे पहले भी अगर वो चाहें तो अपना रिजाइन या रेजिग्नेशन लेटर, त्यागपत्र देकर भी वो अपने पद को छोड़ सकते हैं। और राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान आर्टिकल 60 में किया गया है, जबकि आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। देखिए, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट लगाया जाता है, और महाभियोग की जो ये प्रक्रिया है ये संसद के द्वारा चलाई जाती है। और महाभियोग संसद के किसी भी सदन, चाहे तो लोकसभा हो चाहे तो राज्यसभा, किसी के द्वारा भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन जिस भी सदन के द्वारा से शुरू किया जाएगा उसके 1/4 मेंबर के सिग्नेचर उस आरोप पत्र पर होने चाहिए, और फिर ये पहुंचाया जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के पास ये 14 दिन तक रहता है। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को दिया जाएगा, और 14 दिन के बाद यहाँ पर इस पर जिस सदन ने आरोप लगाया है उसी सदन में 14 दिन बाद ये आ जाता है, और फिर इस पर अपना प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और फिर जिस सदन ने आरोप लगाया था अगर उससे 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो फिर ये नेक्स्ट अगले सदन में जाता है, और दूसरे सदन में जाने के बाद जिस सदन में ये जाएगा दूसरे सदन में, वहां पर ही राष्ट्रपति अपना पक्ष रखता है, और उसी सदन में ही इस महाभियोग पर जो आरोप लगाए गए हैं राष्ट्रपति पर उसकी जांच की जाती है दूसरे सदन में। और यदि दूसरे सदन में भी ये 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। इस तरह से महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई का। सीजेआई को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सीजेआई। ये दोनों आपस में एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं, याद रखिएगा। सीजेआई को शपथ राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाते हैं वो सीजेआई दिलाते हैं। जबकि राष्ट्रपति अगर अपना इस्तीफा देते हैं तो वो उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। ये दोनों एक दूसरे को अपना इस्तीफा देते हैं। प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री को चुना किसके द्वारा जाता है, या नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति ही मंत्रिपरिषद का चुनाव भी करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का जो चुनाव है वो भी कौन करते हैं, वो भी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा ही। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से सदन के द्वारा चलाई जाती है? देखिए, अभी हमने देखा था राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का जिक्र आर्टिकल 61 के तहत किया गया है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से कोई सा भी सदन लगा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, फिर मिलेंगे कल नए नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।